बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। हुकूमत के वज़रा की तरफ से अपोजिशन को ताने मारे जा रहे हैं और फजलुर रहमान साहब को डराया जा रहा है कि जागते रहना, इनको सिर्फ एनआरओ चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का लहजा जो है वो बड़ा तल्ख था, बहुत सख्त था। और आज चेयरमैन नैब को सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बुलाया था, वो आज नहीं आए। क्यों नहीं आए? और आसिफ जरदारी साहब को आज नैब कोर्ट ने बुलाया था लेकिन वो आ गए। आज एक कानूनी सवाल पैदा हो गया है और जो तोशाखाना केस में एक जो दरख्वास्त है उसकी समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हेयरिंग हुई है उसमें ये सवाल पैदा हुआ है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़मानत पर हैं या मफरूर हैं। क्योंकि अदालत को ये बताया गया है कि उनका नाम ECL से तो वफाकी काबीना ने निकाला था, लेकिन अदालत ने तो सिर्फ उनको रिलीफ दी थी मेडिकल ग्राउंड्स की बुनियाद पर, लेकिन ECL से नाम अदालत ने नहीं निकाला था। तो ये एक कानूनी सवाल भी पैदा हो गया है। तो आज इन मामलात पे हमने बातचीत करनी है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस्लामाबाद में डी चौक पर काफ़ी देर से एक मुजाहरा भी हो रहा है, और ये मुजाहरा क्यों हो रहा है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, जो कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन हैं, और आज उनकी कमेटी का इजलास था जिसमें चेयरमैन नैब को आना था, वो नहीं आए। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फ़रख हबीब साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली, और जनाब मियाँ जवेद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली और कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी फॉर इंफॉर्मेशन के चेयरमैन हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं मुस्तफ़ा साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। ये बताइए कि आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था, आज चेयरमैन नैब साहब को आपने बुलाया था तो वो नहीं आए, इसकी कोई वजह उन्होंने बताई है? हमने इंसानी हकूक़ कमेटी में गुमशुदा अफराद के हवाले से एक मामला था, उसमें IG सिंध और जो चेयरमैन नैब हैं वो चेयरमैन हैं मिसिंग पर्सनस कमीशन के भी, तो उस हैसियत में उन्हें बुलाया था कि आके मावनत करें कमेटी की, और जो साहब जिनका अता पता मालूम नहीं है मिसिंग पर्सनस के हवाले से उसमें हमारी मदद फरमाए। तो IG सिंध वहाँ पर आए, लेकिन जो उनके रजिस्ट्रार वहाँ पर आए उन्होंने आकर हमें बताया कि जावेद इकबाल साहब ने आँखों की सर्जरी कराई है, तो शायद वो इस वजह से नहीं आ सके। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह डाला कि सिक्योरिटी रिस्क भी था उनका आज कमेटी की मीटिंग में आना। तो सारी कमेटी बड़ी हैरान हुई कि उनका सिक्योरिटी रिस्क किस हवाले से था। पार्लियामेंट की बिल्डिंग, नैब का दफ्तर दोनों रेड जोन में है, एक जगह से निकलकर 500 गज का फासला तय करना, तो इसमें सिक्योरिटी रिस्क वाली कौन सी बात है। तो उन्होंने बताया जी क्योंकि आज इस्लामाबाद में आसिफ जरदारी साहब की तारीख थी, तो उस वजह से वो सिक्योरिटी रिस्क था उनके लिए अपने दफ्तर से या अपने घर से बाहर निकलना, तो इस वजह से वो नहीं आ सके। तो इस चीज़ के ऊपर हमने काफ़ी जो कमेटी के अरकान थे इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमने काफ़ी ताजुब का इजहार किया, हमने काफ़ी बरहमी का भी इजहार किया कि अगर बात सिर्फ उनकी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन तक महदूद होती तो ठीक था, लेकिन आप सियासी जमातों से आप क्यों ख़तरा महसूस कर रहे हैं? सियासी जमातें आपसे ख़तरा महसूस कर रही हैं। अगर हम उधर बैठकर मिसिंग पर्सनस के हवाले से कोई गुफ्तगू कर रहे हैं, उसमें हमने जावेद इकबाल साहब को रिक्वेस्ट किया है कि वो वहाँ पर आएँ, तो वो चेयरमैन नैब नहीं है, हम सारे भी अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। ख़तरा तो हमें है, लेकिन उसके बावजूद हम कोशिश तो अपनी जारी रखेंगे। लेकिन जिस नौजवान के लिए आपने उनको बुलाया था सारंग जोयो, वो तो वापस आ गए हैं, वो रिकवर हो गए हैं। सारंग जोयो साहब रिकवर हो गए हैं जी, उनके वालिद भी आज हमारे सामने कमेटी में पेश हुए। सिंध की एक मारूफ अदबी शख्सियत हैं, वो शायर भी हैं। उन्होंने कमेटी में जो अपना कर्ब था उसका इजहार अपने कुछ शेर और शेख अयाज मरहूम के शेर पढ़कर भी उन्होंने किया, और उन्होंने अच्छी बात ये थी कि उनका साहबजादा बरामद तो हुआ, लेकिन उन्होंने अपने दुख में वो बाकियों का दुख नहीं भूले। उन्होंने जहाँ पर अपने दुख का इजहार किया वहाँ पर उन सैकड़ों लोगों का, मिसिंग पर्सनस का भी उन्होंने इजहार किया, उनके दुख का, उनके कर्ब का, उन्होंने वालदाओं का जिक्र किया, वालदैन का जिक्र किया कि जिनकी रो रो के बीनाई चली गई है, बड़ी मुश्किल हालात में, और हमसे दरख्वास्त की कि हम उनकी इस ज़िमन में भी मदद कर सकें। तो बड़ा एक अलमिया है, एक चैलेंज भी है। इस चैलेंज को हम सब ने मिलकर हल करना है, और हम ये तवक्को कर रहे थे कि जावेद इकबाल साहब इसमें हमारी मावनत फरमाएंगे, लेकिन जिस तरीके से आज उनके रजिस्ट्रार ने वहाँ पर हमें एक गोल मोल सी बातें करके इधर उधर भटकाने की कोशिश की,
तो उससे तो कोई हम मुतमिन नहीं हुए। लेकिन आज हमने ये फ़ैसला ज़रूर किया है, और इसमें बिलावल भुट्टो साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उनकी मुकम्मल हिमायत है, उनकी इस ज़मन में बड़ी एक काविश है। और हम अब मुख्तलिफ सूबों में जाएंगे। कमेटी जो है सिंध भी जाएगी, कराची में भी मीटिंग करेगी, क्वेटा में भी करेगी, और हम तमाम खैबर पख्तूनख्वा में भी, और हम तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाएंगे कि देखिए ये एक ऐसा मामला है कि जिससे एक तो पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनली बड़े सवालात उठते हैं, फिर हमारे अपने आइन के तहत ये चीज़ ठीक नहीं है। और हम किस तरह अगर हम कश्मीर में, फ़लस्तीन में हम उनके मज़ालिम का जिक्र करते हैं तो हम अपना मॉरल स्टांस, अपना मॉरल ग्राउंड लूज़ करते हैं अगर हमारे यहाँ भी इसी तरह की चीज़ें हो रही हों। तो हमें ना सिर्फ इसको डिस्करेज करने की ज़रूरत है, बल्कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर इसका एक रास्ता तलाश करना चाहते हैं कि वो अगर कोई लोग जो मिसिंग हैं उनको अदालतों में पेश किया बिल्कुल जाए। ठीक है। उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, हम ये नहीं कहते कि शायद उनके ऊपर इल्ज़ामात ना हो, लेकिन अगर उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं उन्हें अदालतों में पेश किया जाए, उनके ऊपर मुकदमात चलाए जाए, और इससे उनके जो ख़ानदान वाले हैं, उनके जो बहन भाई हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनको एक सब्र तो मिलेगा। आज वो आमना मसूद जंजुआ साहिबा आई, मैं तो यकीन कीजिए इतना दुख हुआ उनकी बात सुनकर। वो कहती है मुझे 15 साल हो गए कि मैं अपने हस्बैंड के लिए तक दुआ कर रही हूँ, मुझे खुदारा सिर्फ इतना बता दें कि उनकी कब्र कहाँ है, कि मैं जाकर उनकी कब्र पे खुद चली जाऊं, अपनी बेटी को ले जाऊं, अपने बच्चों को ले जाऊं, वहां पर जाके दुआ कर लूं, मेरे दिल को ठंड पड़ जाए। ठीक है, वो हमारे तो प्रोग्राम में बड़ी दफा जी, तो ये एक ऐसे, इसकी पीछे एक ऐसे इंसानी पहलू है कि जिनको हमारे लिए नज़रअंदाज करना मुश्किल है। और जावेद इकबाल साहब इससे पहले एक दफ़ा कमेटी में पेश हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन उनके ताउन के बगैर मुश्किल भी है, ठीक है, और उनका ताउन हमें चाहिए भी, और मेरे ख्याल से उन्हें इससे अवॉइड भी नहीं करना चाहिए, उन्हें सामने आकर अच्छा, हमारी मदद करनी चाहिए। फरोग हबीब साहब, आपको अगर याद हो तो ये जो आमना मसूद जंजुआ का जिक्र हुआ अभी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने किया, ये जब परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी तो पहली दफ़ा इनको पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर एंटर करवाया था इमरान खान साहब ने, और सबसे पहले इमरान खान साहब ने इनका मसला उठाया था, इनके जो शोहर हैं उनका मसला उठाया था, और उसके बाद फिर कई दफ़ा इनका जो कैंप था, एहतजाजी कैंप था, आपको याद होगा इसी डी चौक में इन्होंने लगाया था, तो वहाँ पे इमरान खान साहब कई दफ़ा तशरीफ़ लाए और हमने वहाँ पर उनके साथ प्रोग्राम भी किया। अब ये मसला है और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म है, आप ये समझते हैं कि पार्लियामेंट को इस मसले के हल में कोई किरदार अदा करना चाहिए? और अगर जावेद इकबाल साहब को आज बुलाया गया था सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से, तो उनको आना चाहिए था वहाँ पर। देखें, जहाँ तक रही बात उनके आने या ना आने के हवाले से, तो वो मुस्तफ़ा साहब ने आपको बताया कि वहाँ पर जो भी उनकी वजह पेश की गई, मेडिकल ग्राउंड है या क्या रीज़न है, लेकिन जो भी कोई ज़िम्मेदार है और उनको जाना चाहिए, कोई भी पार्लियामेंट की जो है वो कमेटी है उसके सामने पेश होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक रही बात आपने मिसिंग पर्सनस के हवाले से बात की, तो यकीनन आप भी हमेशा इनके ऊपर प्रोग्राम्स भी करते रहे हैं, इनके एजिटेशंस में शामिल होते रहे हैं, हम भी शामिल होते रहे हैं, और आपने दुरुस्त फरमाया कि खान साहब भी इसके अंदर जो है वो हमेशा से शामिल होते रहे हैं, और आपने देखा कि इसी बुनियाद के ऊपर कमीशन भी बना और बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो हैं वो लोगों को रिकवर भी हुए। अब बहुत सारे इसमें मामलात हैं जो कि ऐसी चीज़ें हैं जिस पे बैठ के मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तमाम स्टेक होल्डर्स को इसके ऊपर जो है वो एक कंसेंसस डेवलप करने की ज़रूरत है। और वो लोग, अगर कोई शख्स जो है वो कोई एंटी स्टेट एक्टिविटी के अंदर मुलव्वस है या दहशत गर्दी के अंदर मुलव्वस है, तो उनको भी जो है वो कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। और ऐसे लोग जो कि इसकी आड़ के अंदर जो है अगर मिसप्लेस हैं तो उनको प्रोड्यूस भी होना चाहिए, उनको सामने भी आना चाहिए। इसके अंदर जो मैं समझता हूँ कोई दो राय है ही नहीं। और ये सिलसिला जो है वो अब का नहीं है, ये बहुत देर से ये सिलसिला जो है वो जारी है, चल रहा है, और इसको सामने आना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो है वो अदालतें भी हैं, कानून भी है, तमाम चीज़ें मौजूद हैं, जिसमें मैं समझता हूँ कि किसी के साथ भी जो है वो किसी किस्म की कोई नाइंसाफ़ी या ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। पार्लियामेंट भी तैयार है अपना रोल प्ले करने के अंदर। जी, जवेद लतीफ़ साहब, आप इसमें क्या कहेंगे कि आप भी एक स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, अगर आप किसी को बुलाते हैं तो उनको आना चाहिए। तो आज जावेद इकबाल साहब को बुलाया गया था, वो बाज़ वजूहात की बुनियाद पर नहीं आए, अगर मेडिकल ग्राउंड्स पर नहीं आए तो वो बात समझ में आती है। लेकिन मुस्तफ़ा साहब बता रहे हैं कि उनके जो रजिस्ट्रार थे उन्होंने कहा कि उनके लिए सिक्योरिटी रिस्क भी था।
तो क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर आप गैर महफूज हैं? देखें, पूरे मुल्क में लोग बात करने वाले तो गैर महफूज हैं, समझ आ रही है बात, मगर जिनके हाथों में ताकत है वो गैर महफूज हैं, ये आज पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। मगर मैं हामिद मीर साहब, अभी चंद दिन पहले मतीउल्लाह जान एक कालम नवीस हैं, सहाफ़ी हैं, वो अगवा हुए और उस पर हमारी स्टैंडिंग कमेटी ने उनको रिक्वेस्ट की कि वो भी आएँ। आईजी वो इस्लामाबाद और सेक्रेटरी साहब जो हैं उनको भी बुलाया गया और सब आ रहे थे, मगर एक दिन पहले वो कमेटी की मीटिंग कैंसिल कर दी गई। अब वो इनसे कोई बंदा पूछे कि आप ख़ुद भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं हैं, कमेटियों को आप काम नहीं करने देते, और अगर यही सिर्फ हमने सुनना है कि ठीक है जी कानून के मुताबिक काम होना चाहिए, तो भाई 2 साल हो गए कानून के मुताबिक तो कोई काम हो नहीं रहा। और अगर कानून के मुताबिक कोई काम हो रहा होता तो ना कोई आज आप सवाल कर रहे होते, ना मुस्तफ़ा नवाज़ आज ये बात करते कि उनका सिक्योरिटी का कोई मसला है, और ना मैं ये बात कहता कि एक दिन पहले स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग कैंसिल कर दी जाती है। ये वो चीज़ें हैं जो कानून आइन से बाला ये काम करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ज़रा हमारे नाजरीन को समझा दें कि स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग कैंसिल करना जो चेयरमैन है उसका इख्तियार है या किसी और का है? नहीं, देखें, होता तो यही है, रवायत भी ये रही है कि अगर वो इजाज़त दे दें, अब ये भी पहली दफ़ा सुना है कि इससे पहले ये रवायत थी कि स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो मीटिंग कॉल करते थे, मगर इन्होंने जब से ये आए हैं इन्होंने कहा जी स्पीकर साहब की अप्रूवल के बगैर कमेटी मीटिंग नहीं कर सकती। ठीक है, वो भी मान लिया। अब आ जाए जहाँ कैंसिल करने की बात है, तो आप एक दिन पहले या 10 घंटे पहले आप किसी हंगामी सूरत हाल अगर हो कोई ऐसी खुदा न खास्ता, तो फिर तो आप कैंसिल कर सकते हो बतौर स्पीकर, मगर चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी और बाकी लोगों को इन्फॉर्म किए बगैर किसी वजह के बगैर आप कैंसिल कर देते हो, ये आज मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। चलें, ठीक है। अब मुस्तफ़ा साहब, एक और बड़ा अहम सवाल है। आज बिलावल साहब जो है उन्होंने अपने वालिद साहब की जो अदालत में पेशी है उसके मौका पर अदालत के बाहर उन्होंने कुछ गुफ्तगू किया, उनका लबो लहजा काफ़ी सख्त नज़र आ रहा था। एक इम्प्रेशन ये है कि एक तरफ तो कराची में पीपल्स पार्टी, पीटीआई और एमक्यूएम के दरमियान कराची के मसाइल हल करने के लिए कोई वर्किंग रिलेशनशिप बन रहा है, दूसरी तरफ बिलावल साहब आज क्या कह रहे थे, आप ज़रा सुने। हम महसूस कर रहे हैं कि हम पे दबाव है, हम महसूस कर रहे हैं कि हमें धमकियां दी जा रही हैं कि हम भी लाइन में आ जाए, आपने मेरा पूरा खानदान को गिरफ्तार करना है, कर लो। हम 18वीं तरमीम पे 1973 के आईन पे एक आंच नहीं आने देंगे। ये अब सवाल पैदा होता है कि आप उनके स्पोक्स पर्सन भी हैं, तो ये दबाव जो है ये क्या 18वीं तरमीम के हवाले से है, क्या दबाव है ये? दबाव में मीर साहब अगर खुल के बात की जाए तो पिछले 2 साल में जो मुल्क की माशी सूरत हाल है वो कोई इतने बेहतर अंदाज से चलाई नहीं जा सकी। ऐसे फैसले किए असद उमर साहब ने एक बर वक्त वो फैसला कर ना पाए, फिर उसके बाद जो फैसला किया गया, IMF की जो कंडीशंस थी, जो हमारे टैक्स के महसूलात रहे, मजमूई तौर पे जो हमारी माशी सूरत हाल है वो काफ़ी बिगड़ गई। अब उसमें वफाकी हुकूमत का यही ख्याल है कि हम अगर अपनी इसको मईशत को बेहतर कर सकते हैं, वफाकी हुकूमत अगर बेहतर कर सकती है, तो उसमें जो सूबों को 18वीं तरमीम के तहत और NFC के तहत जो इख्तियारात और माली वसाइल दिए गए हैं वो उनसे वापस लिए जाएँ। तो अब इस सूरत हाल में जब आप सूबों से वो हकूक़ और वो माली वसाइल जो उनको दिए जा चुके हैं जब लेने की कोशिश करेंगे तो एक रिएक्शन तो आएगा, और ये रिएक्शन सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिएक्शन नहीं है। बैरिस्टर सैफ साहब ने एक NFC के हवाले से एक बिल उन्होंने पेश किया था सेनेट में, और उसके ऊपर जब तकारीर शुरू हुई तो मुस्लिम लीग नून, उसके अंदर जमीयत उलमा इस्लाम, बलूचिस्तान की मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़, खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाली जमातें, तमाम सियासी जमातों ने एक पोजीशन ली अदर देन PTI कि जी आप सूबों से उनके वसाइल नहीं वापस ले सकते। और इस वक्त अगर आप पॉलिटिकल सिनेरियो में देखें तो सिर्फ एक जमात है जो इसके ऊपर बड़ी वाज़ेह पोजीशन ली हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी।
तो उस पर हमारे ऊपर प्रेशर है। हुकूमती वज़रा, लेकिन आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं मुराद अली शाह साहब जी, उनका भी ज़रा आप एक बयान सुन लें। वो जो कह रहे हैं वो ज़रा सुने और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि लगता है कि ये चीफ मिनिस्टर अंडर प्रेशर है। सुने जी। किसी भी हालत में सिंध हुकूमत की एग्जेक्टिव पावर जो आइन में मौजूद है उनके पास किसी के साथ शेयर नहीं होगी। जिसके दिमाग में ये फतूर है, भूसा है, वो निकाल दे। ये मैं क्लियर कर दूं कि ना कोई एग्रीमेंट हुई है, कमिटीज बनने की बात हुई है, अभी कोई कमेटी बनी नहीं है। वो कमेटी बनेगी तो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की होगी। सियासी जमातों की कमेटीज नहीं बनती एग्जीक्यूटिव रोल के लिए। ये तो नहीं लग रहा कि अंडर प्रेशर है। देखिए, एक पोजीशन है जो उन्होंने ली है और उस पोजीशन में वो रिएक्ट कर रहे हैं, और जो इल्ज़ामात या जो कुछ क्या सराइयाँ अपोजिशन की जमातों की जानिब से कराची के मुतल्लिक की जा रही हैं, ये उसके बारे में जवाब दे रहे थे और वो बड़े क्लियर है इस चीज़ में। और एग्जीक्यूटिव के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों का जो आइन और कानून इख्तियार देता है उनका हिस्सा है। अगर कोई ऐसी सियासी जमात जिसका नहीं है एग्जीक्यूटिव में हिस्सा और वो चाहे वो हिस्सा लेना, तो उसके ऊपर तो फिर हम रिएक्ट करेंगे। अच्छा, फ़ारूक हबीब साहब, आपका क्या ख्याल है कि कराची के मसाइल हल करने के लिए अगर तीन बड़ी पार्टियां जो हैं, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM, अगर इनकी कोई कमेटी बनती है तो इस पर किसी को एतराज़ करना चाहिए? देखें, बात यह है हामिद मीर साहब, ना तो 18वीं तरमीम को ख़तरा है, ना पाकिस्तान के आइन को ख़तरा है। एक जमहूरी हुकूमत मौजूद है और तमाम सूबाई हुकूमतें भी अपना काम कर रही हैं, वो भी मौजूद हैं। अब दबाव किस चीज़ का है? दबाव बताएं ना, कौन दबाव डाल रहा है वो बता नहीं रहे। क्योंकि आज सिर्फ जो है वो तोशाखाना केस के अंदर जो है वो रेफरेंस के ऊपर समाअत थी, एहतसाब का अमल आगे जारी है, फ़र्द जुर्म आयद हुई है, तो आपने जो है वो सियासी कार्ड्स 18वीं तरमीम का खेलना शुरू किया हुआ है। असल मसला ये है जो कराची के मसाइल हैं। कराची आपका दारुल हुकूमत भी है, जहाँ पर आपकी हुकूमत है सिंध की। अब 250 अरब रुपया कराची से सिंध जो है वो टैक्स कलेक्ट करता है और उसकी डेवलपमेंट के लिए सिर्फ 3 अरब रुपया रखा है इन्होंने। अगर NDA में 5 रोज़ में कराची के 3 बड़े नाले जो है वो साफ़ कर सकते हैं, तो ये 12 साल की कारकर्दगी ये है कि बारिश पड़ती है, पूरा कराची जो है वो डूब जाता है। कराची कूड़े करकट का ढेर बना हुआ है। कराची को जो है वो पूरी तरक्की के हवाले से जो है वो पीछे डाल दिया गया है। अब अगर उस कराची के हवाले से अगर तमाम जमातें जमा होकर काम करना चाहती हैं तो उसमें हर्ज क्या है? सिंध में हुकूमत तो आपकी है ना, 12 साल में एग्जेक्टिव पावर भी आपके पास है, तो आपने वहाँ पर क्या कर लिया? अब अगर वफाक पहले भी तो काम कर चुका है, रेंजर्स के ज़रिए जब अमन कायम किया गया था कराची में, उसमें वफाक और सूबे की कोऑर्डिनेशन थी। अब भी अगर कराची की बेहतरी के लिए काम करना है तो जो आइन के अंदर तरीक़ाकार मौजूद है, सबकी डिफाइंड पावर्स हैं, उनके अंदर रह के ही हम काम करना चाहते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल हो जाएं, जिनका वहाँ पर उनकी नुमाइंदगी है, रिप्रेजेंटेशन है, तो उससे और अच्छा काम हो जाएगा। उसमें हर्ज क्या है? कौन कह रहा है कि 18वीं तरमीम खत्म हो रही है? कौन कह रहा है कि गवर्नर राज लगाने जा रहे हैं? इस किस्म का कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं है। चलें, अच्छी बात है। हम कहते हैं कि आए टेबल पे बैठें, आकर जो है वो मिल के कराची की बेहतरी के लिए काम करें। आज अब उसके ऊपर भी आप एक बात कभी वेलकम करते हैं, कल नासिर शाह वेलकम कर रहे थे, आज मुराद अली शाह जो है वो आए बाई शाही कर रहे हैं, और आज जो है वो बिलावल साहब भी जो है वो बयान दे रहे हैं, हमारे पर दबाव है। भाई, आप गिरफ्तारियों को, एहतसाब को अपनी बैड गवर्नेंस के साथ ना जोड़ें। अच्छा। उसका जवाब आपने देना है। वो सुप्रीम कोर्ट भी मुतमिन नहीं है ना, चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं। अगर चीफ जस्टिस के बयान नैब के हवाले से आप बड़े खुश होकर कोर्ट करते हैं, तो आपकी गवर्नेंस और जो नाहली या जो नाकामी है सिंध के अंदर, जो कहते हैं सिंध हुकूमत फेल हो चुकी है, अगर वो बात आप सुनने को तैयार नहीं है, फिर आप कहते हैं दबाव आ गया हमारे ऊपर, तो ये तो दोहरा मेयार हुआ ना। चलें, इस पे बात करते हैं जी मुस्तफा नवाज साहब से। लेकिन मियां जवेद लतीफ़ साहब, ये जो तोशाखाना केस है, इस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस की समाअत हुई जो नवाज शरीफ साहब की ज़मानत के हवाले से था। तो इसमें जो कोर्ट ऑर्डर है उसमें उसको पढ़े तो ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके वकला ने खुद कोर्ट को बताया that the name of the petitioner was removed from the exit control list pursuant to the decision taken by the federal cabinet। और फिर उसके बाद इसको वो कहते हैं जी कि कोर्ट ये कह रही है कि अभी हमें ये पता नहीं है कि ये ज़मानत पे हैं या इनको हमने इश्तिहारी करार देना है। तो ये कानूनी सवाल पैदा हो गया। इस पर आप ये नहीं समझते कि अब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ जाए ताकि ये कानूनी सवालात ख़त्म हो जाएं? देखें अहमद मीर साहब, जहाँ तक नवाज शरीफ साहब के वापस आने का तल्लक है,
तो मैं और जमात पूरी क्लियर है इस बात पे कि नवाज शरीफ का जो ही ऑपरेट हो जाता है, नवाज शरीफ अगली फ़्लाइट पे पाकिस्तान आएंगे, इनको जहमत करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, जहाँ तक आपने कोट किया है कि इनकी काबीना ने ECL से नाम निकाला, तो बात तो दुरुस्त है। आप मुझे कोई बता तो दे ना कि क्या ECL से नाम इन्होंने खुद नहीं निकाला, क्या इन्होंने खुद जाने की इजाज़त नहीं दी, क्या ये खुद नहीं कहते थे कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है और एक एक लम्हा उनके लिए ज़िंदगी के लिए कीमती है। और जो ही वो बाहर गए और जो अगर उनकी कोई तस्वीर आ जाती है कॉफ़ी पीने की, खाना खाने की या चहलकदमी करते हुए, तो ये कोट करना शुरू करते हैं कि ये कैसा मरीज़ है जी, ये देखें चहलकदमी कर रहा है, ये देखें खाना खा रहा है। भाई खुदा का खौफ करें, मुझे ये बताएं, क्या दीवार फलांद के गए हैं? वो किस तरह गए हैं? आपने इजाज़त दी तो वो गए। उनकी आप रिपोर्ट्स जो थी, पहले आप कहते थे कि ठीक आ रही हैं और बिल्कुल उनकी जान को खतरा है, और जो ही वो बाहर चले गए आपने। मियां साहब, कोर्ट का ऑर्डर जो है इसका पैरा 3 ये कह रहा है कि इन केस द सस्पेंडेड सेंटेंस ऑन मेडिकल ग्राउंड वाज नॉट एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, देन इन सच एन eventuality the petitioner was required to surrender himself before this court or to have challenged the executive order before the competent court vested with territorial jurisdiction। ये भी तो करना था ना, फिर नहीं किया गया। मेरी अर्ज सुन लेना, आज तक हुकूमत पाकिस्तान ने या पंजाब हुकूमत ने कौन सी इंफॉर्मेशन ली है, ये भी तो कौम को बताए ना। नवाज शरीफ की हेल्थ के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से क्या उन्होंने आज तक मेयर्स लिए हैं? और दूसरा मैं ये अर्ज़ करूं कि नवाज शरीफ का हम तो कह चुके कि वो बीमार हैं, इस वजह से बाहर रुके हुए हैं। इन्होंने कोई इनको गलत फहमी है तो ये एक्शन लें, क्यों नहीं लेते? अच्छा चलें, ठीक है, एक लें, ये एक्शन लेते हैं नहीं लेते, मैं एक वक्फा ले लेता हूँ, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। वक्फे से पहले मैंने जब वक्फा लिया तो फ़रक हबीब साहब कुछ कहना चाह रहे थे। जी फ़रक साहब, आप क्या कहना चाह रहे थे? मीर साहब, मैं इस पर गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि 8 हफ्तों के बाद जो इनको मेडिकल ग्राउंड के ऊपर जो बेल मिली थी, आपको याद होगा पहले सुप्रीम कोर्ट से भी 6 हफ्तों की बेल मिली थी, तो इन्होंने इलाज नहीं करवाया था, बल्कि सियासी मीटिंग्स शुरू कर दी गई थी और उसके बाद वो बेल एक्सटेंड नहीं इनकी हुई थी। अब इन्होंने कहा कि हमारा इलाज तो पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं है, हमारा इलाज तो जो है वो एवन फील्ड हॉस्पिटल के अंदर ही इलाज हो सकता है। तो पंजाब हुकूमत के पास जब 2 महीने के बाद ये मामला गया तो इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की, तो रिपोर्टों से पंजाब हुकूमत सेटिस्फाई नहीं हुई। उन्होंने इनकी एक्सटेंशन के हवाले से बिल्कुल कैटेगोरिकली लिख दिया है कि अब इनकी कोई बेल एक्सटेंशन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, गवर्नमेंट ने क्लैरिटी के साथ सबमिट किया है। और यही ऑर्डर जो है वो आज अदालत ने लिखा है कि अगर पंजाब हुकूमत ने नहीं इनको एक्सटेंशन दी तो इनको जो है उसके ऊपर रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इश्तिहारी भी हैं, मफरूर भी हैं और उन सज़ा याफ्ता भी हैं, उनको वापस आना चाहिए, क्योंकि कोई एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिसमें एक दिन भी जाके वो दाखिल हुए हों। अब आप देख लें कि आज अगस्त है, वो अक्टूबर नवंबर से जो है वो 2019 के जो है वो गए हुए हैं, तो आज 10 माह तो हो चुके हैं। कोई एक तारीख बता दें, ना डॉक्टर अदनान नज़र आते हैं, ना प्लेटलेट्स काउंट्स आता है, जो उस वक्त एक पूरा मंजरनामा, पूरा माहौल बनाया गया। अच्छा, और बरतानिया तो उन ममालिक में शामिल है जिसमें आज भी कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है जी। और वहां पर जब मियाँ साहब इस तरह चहलकदमी करेंगे, निकलेंगे बगैर मास्क के, तस्वीरें सामने आएंगी, तो फिर तो हमें इतना बीमार आदमी है उनकी सेहत के हवाले से काफ़ी तशवीश होगी। पाकिस्तान में कोरोना काफ़ी कम हो गया है, यहाँ हालात साजगार हो गए हैं, तो मियाँ साहब वापस आ जाएं तो यहाँ पर अब काफ़ी क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी पैदा हो गए, यकीनन उनका इलाज हो जाएगा। जी जवेलती साहब, ज़रा मुख्तसरन क्लैरिफाई कर दें। मैं हामिद मीर साहब इनको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा इससे पहले कोई कैदी नहीं है जो अकामा पे जिसको सज़ा हुई हो। ऐसा कोई कैदी नहीं है जिसने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया और उससे गद्दार कह दिया हो गया हो। ऐसा कोई पाकिस्तानी कैदी नहीं है जिसने पाकिस्तान के अंदर ही नहीं दुनिया में पाकिस्तान का नाम इस लिहाज से रोशन किया हो कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेवार कौम है। मगर आपने जो दुनिया में जाकर गुल खिलाए हैं वो भी सबके सामने है कि जो आप कहते थे कि हम अल-कायदा को तरबियत देते रहे, जो आप जाके कहते हो कि हम हमारी सरजमीन आपके खिलाफ, मगर मैं इसके बावजूद भी ये कहता हूँ अहमद मीर साहब कि नवाज शरीफ
एक JIT नहीं, कई JIT को भुगता चुके हैं। ठीक है। इनकी ख्वाहिश भी पूरा करने के लिए वापस आएंगे तो हम फेस करेंगे इनको। बिल्कुल, चले, ठीक भागने है। वाले नहीं है। अच्छा, अब मुस्तफा साहब, शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि बताओ अभी APC कब होगी, अब तो 12 रबीउल अव्वल आने वाली है, अब तो मुहर्रम शुरू होने वाली है, तो उनको ज़्यादा फिक्र है आपसे, आपको APC की इतनी फिक्र नहीं, शेख साहब को बड़ी फिक्र है, क्या चक्कर है? शायद वो चाहते हैं कि ये हुकूमत से जल्दी जान छुटे, वो आखिर PTI के इत्तेहादी जरा हैं, सुन ले शेख PTI साहब में के, शामिल नहीं है। शेख साहब के जरा अल्फाज सुन ले। उस तरफ नहीं जा रहे कि APC की तारीख देनी। अब मुहर्रम शुरू होने लगा है, अब मुहर्रम के बाद रबीउल अव्वल आ जाएगा, और ये समझ रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को इस्तेमाल करेंगे, और फजलुर रहमान समझ रहा है कि वो सियासी तौर पर बच्चों को वरगला सकेगा। जी देखिए मीर साहब, बुनियादी तौर पर तो अगर हुकूमत एक पॉपुलर हुकूमत हो तो उसको अपोजिशन लाख तहरीक चला ले, क्या फ़र्क पड़ता है? अवाम में अगर मकबूल है तो कोई परवाह नहीं, लेकिन अगर हुकूमत गैर मकबूल है, अगर हुकूमत ने जो वादे किए हुकूमत में आने से पहले लोगों के साथ, उनके ऊपर वो पूरा नहीं उतरी, वो पूरे नहीं कर सकी, जिस तरह इन्होंने किए 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर, टैक्सों की महसूलात की भरमार, $200 अरब इस पर मारेंगे, $100 अरब इस पर मारेंगे, IMF से कर्जा नहीं लेंगे, मुल्क की खुददारी कायम रखेंगे, और पता नहीं न जाने क्या क्या बातें की। अब 2 साल तो गुजर चुके हैं, इन 2 सालों में अवाम इस चीज़ को जज कर चुके हैं कि इन तिलों में वो तेल नहीं, जो वादे किए गए थे वो वादे ऐसी हवा में किए गए थे। तो ऐसी हुकूमत को, इस गैर मकबूल हुकूमत के साथ ना कोई खड़ा होता है और ना अवाम के अंदर पॉपुलैरिटी की बुनियाद पर ये अपने कायम रख सकते हैं। तो अपोजिशन APC मुहर्रम के बाद ज़रूर होगी, और उसमें सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफात होते हैं। आपको याद होगा जिस वक्त जो ही इलेक्शंस हुए, मौलाना साहब चाहते थे कि हम कौमी असम्बली में बैठे तक ना, हल्फ तक ना लें, उनकी एक अलग पोजीशन थी, बाकी अपोजिशन ने उनसे इत्तफाक नहीं किया। और अब भी हम आपस में जब बैठेंगे तो बैठ कर एक मुतफ़िका लाएमल ज़रूर बनाएंगे, उसमें मुख्तलिफ आरा होगी। मौलाना साहब की शायद राय ज़रा सख्त राय है, वो चाहते हैं कि फ़ौरन ही हमला कर दिया जाए। उस राय पे अगर दीगर सियासी जमातें बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब क्या उस पे अपना वो रखेंगी, तो ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मुख्तलिफ आरा ज़रूर है। प्लान ऑफ एक्शन के हवाले से भी शहबाज शरीफ साहब की शायद एक और सोच हो, हमारी सोच और हो, तो ये बैठ कर गुफ्त शनीद के ज़रिए ये बातें तय की जाएंगी। लेकिन मौलाना साहब को भी रहबर कमेटी के वो सरबराह हैं, उनको भी काफ़ी अरसा हो गया है कि उन्होंने रहबर कमेटी का इजलास नहीं बुलाया, तो वो भी उन्हें ज़रा जल्दी बुला लेना चाहिए ताकि मामलात किसी सिमत में लग सकें। अच्छा फ़रख हबीब साहब, मेरा आपसे सवाल जो है वो ये है कि ये कह रहे हैं गैर मकबूल हुकूमत है, इसका तो जवाब आप देंगे, लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो इस्लामाबाद में आटा महंगा होने के ख़िलाफ़ एक मुजाहरा हो रहा है, और काफ़ी देर पूरे शहर का निज़ाम जो है उसकी वजह से गड़बड़ हुआ है। तो इस तरह का मुजाहरा आपके शहर में भी हो रहा है, वहाँ पे एक मिल से कुछ वर्कर्स को निकाल दिया गया है और वो मुजाहरा कर रहे हैं। तो ये आप देखें कि अपोजिशन कोई तहरीक नहीं चला रही, लेकिन हर दूसरे दिन पाकिस्तान के किसी ना किसी शहर में बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ या महंगाई के ख़िलाफ़ कोई ना कोई मुजाहरा ज़रूर हो रहा है। आपको नहीं लगता कि अगर अपोजिशन ने मिलकर एक तहरीक शुरू कर दी तो आपके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे? देखें मीर साहब, बात यह है जो अपोजिशन है ये तो खुद अपनी अपोजिशन है, इनको अपने एक दूसरे के ऊपर जो है वो एतमाद नहीं है, और ये तो हमें नाकामी के सर्टिफिकेट तो पहले दिन से हुकूमत के ये बांट रहे हैं कि हुकूमत नाकाम हो गई। अब मसला ये है कि अगर ये कामयाब थे तो फिर अवाम ने इनको क्यों मुस्तरद किया? इनको तो 3 बार जो है वो मौके मिले, 2 पार्टी सिस्टम था, उसमें से PTI अगर निकल कर आई है तो इसका मतलब ये है कि इनकी कारकर्दगी के ऊपर अवाम मुतमिन नहीं थी। अब हमें आए आज 2 साल हुए, ठीक है, नहीं वो RTS के ऊपर तो बहुत सारी बहस हो सकती है कि RTS का तो हमें नुकसान हुआ, हमारा मैंडेट जो है वो चुराया गया। अच्छा, आपका नुकसान और हुआ। हमें जो है वो इत्तेहादी आपका मैंडेट चुराया गया, बनानी पड़ी, PTI का मैंडेट चुराया गया, मैंडेट चुराया गया है। वो अच्छा, हमारा आज एक नया इंकशाफ हुआ 2 सालों बाद। अच्छा, और आप देखें कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, 15-20 सीटें हैं जहाँ पे PTI को 1000-1500 वोट से PTI को इलेक्शन जो है वो हराया गया। तो मैं आपसे बड़ी खुल के बात करूं। फरख हबीब साहब क्या हो गया आपको? ये आप पहली दफा PTI कह रही है कि हमें हराया गया।
इस पे बड़ी पहले भी बात हो चुकी है। अच्छा, ठीक है, इस पे पहले भी बात हो चुकी है। देखिए, बात यह है कि हम चाहते हैं कि जमहूरी तसलसल आगे बढ़े। अगर आप कह रहे हैं कि अगर आज एहतजाज हो रहा है तो जमहूरियत है ना, जमहूरियत के ऊपर लोग एहतजाज कर सकते हैं। अगर नान भाई एहतजाज कर रहे हैं तो उनको कहा जाता है कि आप कीमत जो है वो रोटी की ना बढ़ाएं। एक तयशुदा कीमत जिस पे आपको आटा दस्तयाब है, हुकूमत फराहम कर रही है। हुकूमत 860 रुपये में जो है वो आटा दस्तयाब कर रही है मार्केट के अंदर। 1480 रुपये की स्पोर्ट प्राइड में मिलों को गंदम फराहम कर रही है। तो उसके ऊपर जो है वो फिर हम किसी को इजाज़त भी नहीं देंगे कि वो जो है वो गरां फरोशी की जाए। तो उसके ऊपर अगर कोई एहतजाज करता है तो उसके ऊपर मिल बैठ के उन चीज़ों को तय भी किया जा सकता है। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया जो है वो यकीनन उसको टेकअप कर लेगी। अच्छा, अब जो मामला देखें, जो कारकर्दगी के ऊपर बार बार बात करते हैं, तो हमें तो एक दिवालिया मैशियत हमारे हवाले करके गए थे। हमें तो जो है डॉलर पहले ही 127 के ऊपर मिला था। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो आपकी पहले हमें 20 अरब डॉलर पे मिली। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी अच्छी थी पीएमएलएन से, 127 पे मिला था तो 170 पे तो ले गए आप। और क्या चाहते हैं फारूक भाई? वो तो फिर आपको भी तो 62 पे मिला था, आप 97 पे छोड़ के गए थे। अच्छा मियां जुबैल लतीफ आप साहब, 97 पे छोड़ के गए, 127 पे छोड़ गए। मियां जुबैल लतीफ साहब, ये हम तो मैशियत को संभाला दे रहे हैं। एक मिनट मीर साहब, 30 सेकंड सिर्फ। जी जी जी, आज टैक्स कलेक्शन पहली बार 4000 टैक्स इकट्ठा हुआ कोरोना के बावजूद। अगर कोरोना ना आता तो हम 5000 पूरा करते। इसके अलावा जो है वो हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ, मैशियत बहाल हो गई। कोरोना के अंदर दुनिया तारीफ कर रही है, बिल गेट्स तारीफ कर रहे हैं, जनरल असम्बली के सदर आते हैं वो तारीफ कर रहे हैं हमारे इकदाम की। ये तो कहते थे मुल्क को लॉकडाउन के अंदर डला दिया जाए, गरीब आदमी को बेरोजगार कर दिया जाए। हमने लोगों का काम भी चलाया, कारोबार और कोरोना के हवाले से इकदाम में तवाज़ुन पैदा किया। तो आज जो हमारी पॉलिसी थी वो कामयाब हुई। आज स्टॉक एक्सचेंज 40,000 से ऊपर जा चुकी है। आज आप फॉरेन जो रेमिटेंसेज हैं उसके अंदर 36% इजाफा हो गया। अच्छा, अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। अगर सिर्फ मुझे एक फिगर पेश करने दें जी। हुकूमत का अपना इदारा है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वो कह रहा है कि इस पिछले एक साल में और जब से ये हुकूमत आई है 66 लाख आदमी बेरोजगार हुए हैं। और ये हुकूमती इदारे की फिगर है। मैंने इनको बताया फर्रुख हबीब साहब को कि फैसलाबाद में भी आज सारा दिन एक मुजाहरा होता रहा है। 2000 लोगों को एक मिल ने निकाल दिया, 2000 लोगों को निकाल दिया। और जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं जैसे हफीज पाशा साहब और दीगर लोग, वो कह रहे हैं तकरीबन 1.5 करोड़ आदमी इस वक्त तक बेरोजगार हो चुका है जब से ये हुकूमत। अच्छा, कोरोना के दौरान निकाला है तो साहब इजाजत देंगे? जी जी मियां जुबैल लतीफ साहब, मैंने आपसे सवाल ये करना है, सवाल मेरा जरा सुन लें, उसका जवाब दे दें कि ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, आपके भी मोहतरम है, हमारे भी मोहतरम है, कभी वो पीपल्स पार्टी को कहते हैं कि यार ये आप बी टीम बने हुए हैं, कभी वो मुस्लिम लीग नून को तानाजनी करते हैं कि आप सहूलतकार बने हुए हैं। तो ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ आपके मामला लगता है तय नहीं हो पा रहे, क्या वजह है? अगर इजाज़त दें तो 1 मिनट के लिए मैं पहली जो बात हो रही थी उस पर अर्ज़ कर लूँ। एक तो ये है कि इन्होंने जो आज एतराफ़ किया है ना फर्रुख हबीब ने, ये बात तो पूरी कौम कह रही थी कि हमारा मैंडेट चुराया गया है। चले शुक्र है इन्होंने एतराफ़ कर लिया, मगर जो दूसरी बात इन्होंने जो कही कि जनाब हमारे आते हुए मैशत बड़ी दुरुस्त हो गई, तो भाई हम तो छोड़ के गए थे 5.8 पे ग्रोथ और आज है -0। और इसी तरह डॉलर की कीमत उस वक्त क्या थी, आज क्या है? -38 है, 0.38। नहीं हामिद, मैं अच्छा एक और इनको जो आप बात करें एपीसी के हवाले से, तो एपीसी का सुन लें क्योंकि आपके पास वक्त कम होगा। मैं ये कहता हूँ कि जहाँ तक मौलाना फजलुर रहमान साहब का तहफ़्फ़ुज़ात हैं माजी के, वो दुरुस्त हैं। और आज जो वो बात कर रहे हैं ये बात सही कहते हैं मुस्तफ़ा नवाज़ साहब कि इनकी जमात में तरीक़ाकार पे हमारी जमात के तरीक़ाकार पे इख्तलाफ हो सकता है, मगर ये चीज़ें मिल बैठ के तय हो जाती हैं। असल इशू ये है कि अगर मैं ना निकलूँगा, आज अभी कोट कर रहे हैं आप कि आटे पे लोग एहतजाज कर रहे हैं, कल को आप कोट करेंगे कि चीनी पे लोग एहतजाज कर रहे हैं, कल परसों आप बेरोज़गारी पे आप देख लेंगे लोग एहतजाज कर रहे हैं। तो सियासी जमातें कॉल ना भी दें, अगर लोग खुद से बाहर आ गए जो कि आ रहे हैं, तो फिर उसका बहुत भयानक नतीजा निकलेगा अदारों के लिए भी, रियासत की सलामती के हवाले से भी। इसलिए तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को ये फैसला करना पड़ेगा, वो एपीसी के प्लेटफॉर्म से करें या खुद से अपनी जमात के प्लेटफॉर्म से करें, इनको ये रोल अदा करना पड़ेगा। और मैं ये भी कहता हूँ कि हर हाल में
जो पाकिस्तान के खैरखा हैं वो तमाम अदारों में बैठे हुए हैं, उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि इनकी ब्लैकमेलिंग से कब तक वो ये सोचते रहेंगे कि कल को ये ब्लैकमेल न करें इमरान खान, मगर ये निकलना पड़ेगा। एक और चीज़ भी मैंने आपको याद करवानी है कि आज 17 अगस्त है और फ़रख हबीब साहब को भी पता होगा कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक जो खुसूसी स्क्रूटनी कमेटी थी उसने फॉरेन फंडिंग केस में जो अपनी रिपोर्ट है वो आज डेडलाइन थी, आज जमा करवानी थी और आज 17 अगस्त गुजर गया। और अब सवाल ये पैदा होता है कि फॉरेन फंडिंग केस जो है इसका कोई अंजाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि फ़रख हबीब साहब जो है उन्होंने तो पीपल्स पार्टी और PMLN के खिलाफ भी दरख्वास्तें दी हुई हैं, तो इस पर इनके होते हुए नहीं हो सकता। बात करते हैं एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। फ़रख हबीब साहब, आपको याद होगा कि ये 17 अगस्त की डेडलाइन थी, इस पर हमने काफ़ी दिन पहले बात भी की थी, तो अब आपको क्या लगता है कि अब आप कंफर्टेबल हैं और ये मामला स्मूथली चलेंगे, ये केस किसी अंजाम तक पहुंच सकता है? देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी और PMLN ने जो है वो अपना जवाब सबमिट करवाना है और दोनों ही हाथ खड़े कर गए हैं। दोनों के पास रिकॉर्ड नहीं है जो इनके अकाउंट्स के अंदर पैसे आए हैं, ना ये उनके शनाख्ती कार्ड जाहिर करना चाहते हैं, ना ये उन लोगों की तफसीलात फराहम कर रहे हैं। तो एक हवाले से तो स्क्रूटनी कमेटी ने स्टेट बैंक को भी लिखा है उनके बैंक अकाउंट्स हासिल करने के लिए PMLN के, और लतीफ़ खोसा साहब आए हैं तो उन्होंने आगे कहा हम स्क्रूटनी कमेटी के TORs को ही नहीं मानते, हमारा फैसला जो है वो आप इलेक्शन कमीशन के पास दोबारा उसके ऊपर, लेकिन स्टेट बैंक ने आप जो मांगेंगे हम दे देंगे। स्टेट बैंक ने आपकी पार्टी के आपके भी तो 23 अकाउंट्स के बारे में स्टेट बैंक ने बता दिया। आपके पास होगा कुछ तो देंगे ना। अच्छा, कुछ भी नहीं है। चलें, इनके पास तो कुछ नहीं है, तो हाथ खड़े कर गए हमेशा की तरह। फर्क अपना आपको कतरी खाता आएगा या कोई अरबी खाता आएगा, उसका इंतजार हो रहा है। मुस्तफा साहब, आपने वाकई हैंड्स अप कर दिया। देखिए, हैंड्स अप तो इस वक्त अवाम के हुए हुए हैं, इस मुल्क में हर बंदे के हुए हुए हैं। मैं मियाँ साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। अपोजिशन पार्टियां भी इररेलेवेंट हो जाएंगी अगर उन्होंने वो सियासत ना की जो अवाम इस वक्त चाहते हैं कि इनसे करें। अवाम चाहते हैं कि हम बाहर आए, अवाम चाहते हैं कि हम इस हुकूमत को चैलेंज करें, अवाम चाहते हैं कि इनसे जान छुड़ाएं। कि इस वक्त एक आम आदमी का जो जिंदगी गुजारना है वो इनकी माशी पॉलिसियों, इनकी हुकूमत में होने की वजह से हमारी फॉरेन किस चीज के ऊपर आप मीर साहब कहेंगे कि ठीक सिमत में जा रही है? ना आपकी फॉरेन पॉलिसी ठीक सिमत में जा रही है, ना आपकी मईशत ठीक सिमत में जा रही है। मुल्क के अंदर के हालात, मीडिया का क्या हाल हुआ है, जुडिशरी का क्या हाल हुआ है। आज जज साहब कोर्ट के अंदर कहते हैं, जरदारी साहब की तारीख थी, वहां पर जज साहब कहते हैं कि मैं 3-4 जगह से मैंने अपनी अदालत में आने की कोशिश की और मुझे नहीं आने दिया गया। तो पूरा का पूरा जो मुल्क है वो इनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से हॉस्टेज बना हुआ है। अच्छा, वो जज साहब नहीं आ सके, आप सेनेटर थे, फारूक नाइक साहब वकील थे, आप लोग नहीं जा सके, लेकिन ये डी चौक में जो आटे की महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने वाले हैं वो पहुंच गए, उनको कोई नहीं रोक सका। इसी तरह के स्पॉन्टेनियस एहतजाज होंगे, पूरे मुल्क में होंगे। आज इस गली में हो गया, आज उस मोहल्ले में हो गया, आज फलाने शहर में हो गया, और ये सिलसिला हुकूमत ये चल पड़ा तो हुकूमत के काबू से निकल जाएगा। अच्छा, जवेल बातों से भी निकल जाएगा। जवेल साहब, आखिर में जरा आप ये बता दें, ये जो फर्रुख हबीब साहब कह रहे हैं कि इनके वो कह रहे हैं हमारे पास तो जवाब है लेकिन पीपल्स पार्टी और PMLN के पास कोई जवाब नहीं है, और वो आपको पता है क्या कह रहे हैं वो? यार फर्क अपना हामिद मीर साहब, अगर आप इतने मासूम हैं तो फिर मैं भी मासूम ही हूँ। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि 7 साल से फॉरेन फंडिंग केस इनका चल रहा है या मेरा चल रहा है? और मुझे ये बताएं, मालम जपाब, मुझे ये बताएं, अद्वियात स्कैंडल, गंदम स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, कितने मैं स्कैंडल गिनवाऊँ यार कि जिन पे कुछ आज तक हो नहीं रहा। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि कुछ नहीं होगा, उस वक्त तक कुछ नहीं होगा जब तक लोग बाहर आके इनका खुद मुहासबा नहीं करेंगे। आज मियां साहब, आप मुझे ये बताएं मिली है कि वो जो चेयरमैन नायब है उन्होंने अपनी आंखों का ऑपरेशन करा लिया है, सर्जरी करा लिया, अब उन्हें ठीक ठीक नजर आएगा। अच्छा, ये आज मुसद्दका खबर मिली है हमें। ये जो आप मुझे हौसला दे रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि ऑपरेशन करवाने वाले तो ये खुद है, तो और खतरे की बात है। ऑपरेशन हो रहा है, कैसे वो बेहतर होगा? वो देखिए ना, आज पंजाब के जो वज़ीर आला हैं उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने लाहौर में कहा है कि मुझे नैब ने मुलजिम के तौर पे नहीं बुलाया था, गवाह के तौर पे बुलाया था। वाह, तो अब अंदाजा कर लें, आप अंदाजा कर लें, उनको गवाह के तौर पे बुला रहे हैं, हमें मुलजिम के तौर पे बुला रहे हैं। और ये उनका दावा है भाई, ये तो अब चेयरमैन नायब साहब ने आंखों का ऑपरेशन करवा लिया ना, अब वो गौर से देखेंगे कि ये गवाह है या ये मुलजिम है, वो देखेंगे गौर से तो पता उनको चल जाएगा। तो मुस्तफा साहब, आपने हमें बताया कि आज चेयरमैन नायब साहब जो हैं उनकी तरफ से बताया गया कि उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ इसलिए वो नहीं आए। तो इसमें से हमने काफ़ी सारे
मतलब जो है वो बरामद कर लिए हैं कि इसका मतलब है उनकी आंखें अब तेज हो जाएंगी और अब शायद उन्हें हुकूमती कार्रवाइयां भी नजर आनी शुरू हो जाएंगी, उकाबीपन पैदा हो जाएगा। उनकी जो आंखें हैं उसमें उकाबीपन पैदा हो, या कम से कम इंसाफ ही पैदा हो, और हो सकता है कि मजीद जाली अकाउंट पकड़े जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्वा नवाज खोखर साहब, फरख हबीब साहब और जनाब जवेद लतीफ साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।